तरह से मैं शुरुआत करता हूँ एक्सपेरिमेंट से, परीक्षण से। ठीक है, एक परीक्षण ऐसा हो सकता है, जैसे परीक्षण से शुरू करते हैं। एक कोई त्रिभुज ले लेते हैं, कैसा भी बना लीजिए त्रिभुज, बहुत सारे बना ले हम तो। हम तीनों कोणों का योग निकालते हैं हर एक केस में। ये एक परीक्षण है। कोई भी त्रिभुज लिया, अंत्य कोणों का योग, ये त्रिभुज लिया, इसके अंत्य कोणों का योग, कोई भी केस ले ले। इस केस में क्या होगा, यह परीक्षण है। त्रिभुज ले रहे हैं हम, अंत्य कोणों का योग निकाल रहे हैं। हर केस में कितना आएगा अंत्य कोणों का योग? 180 डिग्री, पता है हमें। ठीक है, ये जो परीक्षण है, परीक्षण जो हम कर रहे हैं कोणों का योग निकालने का, ठीक है, वो डिटरमिनिस्टिक, सुनिश्चित परीक्षण है। परीक्षण करने के पहले ही हम ये बता सकते हैं कि कोणों का योग 180 डिग्री आएगा, पता है हमें। ठीक है, तो कोई भी परीक्षण जिसमें परीक्षण पूरा करने के पहले उसके मतलब उसका जो भी रिजल्ट है उसका हम अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ये रिजल्ट होगा इसका, एक्सपेरिमेंट करने के पहले ही, तो वो एक्सपेरिमेंट, वो परीक्षण सुनिश्चित परीक्षण कहलाएगा। और कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं, जैसे एक कॉइन को हम, एक सिक्के को उछालते हैं और देखते हैं क्या हमें मिलता है। वो फेस जो ऊपर नजर आता है, उछाला हमने, फेस देखा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, कभी टेल नहीं आता जाएगा, कभी हेड। ठीक है, हम जो है ये जो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट, परीक्षण होते हैं, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक परीक्षण कहलाते हैं, जिसमें हमें ये तो पता होता है, सिक्के को उछालेंगे तो ये पता होता है कि हमें या तो चित्त मिलेगा या पट, हेड या टेल। ठीक है, लेकिन सिक्का उछालने के पहले ये नहीं कह सकते कि इस बार उछालेंगे तो जो इसका रिजल्ट है, परीक्षण का जो परिणाम है, वो हेड आएगा, हेड होगा या टेल होगा, चित्त या पट, ये नहीं कह सकते। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे हमने मतलब इसको यादृच्छिक परीक्षण, इसमें दो बातें होती हैं इसके अंदर। एक तो परीक्षण के परिणाम, संभावित परिणाम हमें पता होते हैं, लेकिन कौन सा परिणाम हमें मिलेगा उसका पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते हम। ठीक है, इसमें एक चीज है, रैंडमनेस होती है इसमें। एक सिक्के को 4 बार उछाला हमने, एक सीक्वेंस जो क्रम आया उसको नोट किया, एच एच एच, मान लो ये टी है। अब उसी सिक्कों को वापस 4 बार उछालते हैं, क्या यही क्रम मिलेगा? जरूरी नहीं है, कोई सा भी क्रम मिल सकता है। हेड मतलब एच 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 एच, एच मतलब टेल, टी मतलब हेड, एच मतलब हेड, टेल, टी मतलब टेल। तो जो हमने सिक्के को 4 बार उछाला, एक बार ये क्रम मिला, दूसरी बार दोबारा 4 बार उछालते हैं उसी सिक्के को, कंडीशंस वही हैं, वही हमने उसको एनवायरनमेंट दिया और उसी हिसाब से उसी सिक्कों को जब उछाल रहे हैं 4 बार, तो यही क्रम नहीं आएगा, कुछ भी क्रम आ सकता है। ठीक है, इसलिए, लेकिन हाँ, संभावनाएं हमें सारी पता होती हैं कि क्या क्रम हो सकता है। अगर एक सिक्कों को 4 बार उछालते हैं तो एच टी 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 टी, एच 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 एच, या एक टेल कहीं पर भी, या एक 2 टेल कहीं पर भी, इस तरह से। तो सारी संभावनाएं हमें पहले पता होंगी, लेकिन पूर्व अनुमान उसका नहीं लगा सकते। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये परीक्षण या यादृच्छिक परीक्षण हुआ। तो परीक्षण जितने हैं उन्हें हम 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं। ठीक है, 2 कैटेगरी हो गई इसकी, एक तो सुनिश्चित और दूसरी यादृच्छिक। डिटर्मिनिस्टिक इंग्लिश में लिखें तो एक्सपेरिमेंट,
डिटर्मिनिस्टिक मतलब जिसको डिटर्मिन पहले ही कर सकते हैं हम, और रैंडम। रैंडम एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें इसको अगर परिभाषित करेंगे तो क्या लिखेंगे? परीक्षण पूर्ण होने के पूर्व परिणाम का अनुमान संभव है। ठीक है, या वो एक्सपेरिमेंट जिसमें परिणाम का अनुमान संभव हो। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक हो गए। और इसमें क्या कहेंगे? अनुमान, ये जो कुछ भी है सभी संभावित परिणाम, पहले तो लिखे अनेक परिणाम। इसमें क्या खास बात होती है? यादृच्छिक परीक्षण में अनेक परिणाम होते हैं, अनेक परिणाम संभावित परिणाम, है ना। अनेक परिणाम तो लिखना गलत होगा, परिणाम तो एक ही होता है ना। तो संभावित अनेक परिणाम, है ना। ठीक, तो सभी, अब हम लिख लेते हैं सभी संभावित परिणाम मालूम होते हैं हमें। ठीक है, ज्ञात होते हैं हमें उसे। ये तो पता है, कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। सिक्का खड़ा होने का हम नहीं मानते उसको। ठीक है, वो परिणाम नहीं मानते। सभी संभावित परिणाम मालूम है। दूसरा, पूर्व अनुमान संभव नहीं है। ठीक है, वैसे 11वीं की किताब में देखोगे तो अच्छे से लिखा होगा मोटे से अक्षरों में ये कि यादृच्छिक परीक्षण, कोई परीक्षण यादृच्छिक परीक्षण कब कहलाता है। उसमें दो बातें चाहिए, एक परिणामों की संख्या अनेक, ठीक है, संभावित परिणामों की संख्या अनेक है, एक से ज्यादा है, और पूर्व अनुमान उनका परीक्षण पूरा करने के मतलब पहले हम बता नहीं सकते कि क्या रिजल्ट होगा इसका। ठीक है, तो ये तो एक परीक्षण हो गया। अब हम सिर्फ इस तरह के एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो अब सब आ जाएगा, जितने भी हैं 11th का पूरा ही ले रहे हैं हम, 12th का साथ साथ। इंग्लिश में कहेंगे सैंपल स्पेस। सभी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय। मैं डिक्शनरी टाइप लिखूंगा परिभाषा, बाकी सेंटेंस जो है वाक्य अपने आप पूरा कर सकते हैं अगर कभी लिखना हो तो। यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय। ठीक, इसको हम एस से प्रदर्शित करेंगे। एस मतलब सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का एस ले लिया हमने एस से। कोई और भी नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एस दिया जाए इसमें, लेकिन सामान्यतः हम एस से प्रदर्शित करेंगे। अब देखते हैं, इसमें एक सिक्का उछाला हमने, सिक्का उछालने का जो है परीक्षण हुआ। मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि हम क्या चीज नोट कर रहे हैं,
ठीक है, सबको मालूम है सिक्का उछाल के हेड या टेल ही तो देखते हैं अपन, हेड आया या टेल आया। तो दो संभावित परिणाम है इस केस में, ठीक। एक तो है एच, हेड या टेल, इनका समुच्चय, ये सैंपल स्पेस, ये प्रतिदर्श समष्टि हो गया इस यादृच्छिक परीक्षण का, ठीक है। अब मान लीजिए हम दो सिक्के उछालते हैं, दो सिक्के उछाले हम, ठीक। सैंपल स्पेस जो इसके साथ एसोसिएटेड है, क्या होगा? अगर सामान्यतः तो हम हेड और टेल को तो देखते हैं, एक सिक्का दो सिक्के उछाले या एक सिक्के को दो बार उछाला, एक ही बात है इसमें, दो सिक्के उछालना या एक सिक्के को दो बार उछालना, ठीक है। बाकी सिक्के को अगर नेचर अलग है तो जब हम प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की बात करेंगे तो वो अलग अलग आ सकती है, ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रतिदर्श समष्टि की, सैंपल स्पेस की। तो उसमें सैंपल स्पेस इसमें क्या लिखेंगे? पहले पर हेड दूसरे पर हेड, या पहले पर हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल। यहाँ पर हमने कुछ कहा नहीं है, सीधा सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि लिख दिया, इसके साथ जो भी एसोसिएटेड है। हम मान के चल रहे हैं कि सिर्फ हम हेड या टेल ही देख रहे हैं और कुछ नहीं, लेकिन हमारी रुचि अगर नंबर ऑफ हेड को काउंट करने की है, सिर्फ कितने हेड हमें मिलते हैं दो सिक्के उछालने पर या एक सिक्के को दो बार उछालने पर, सिर्फ हम इसमें रुचि रखते हैं, तो क्या, तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो? एक्सपेरिमेंट का जब रिजल्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक भी हेड नहीं आया तो कहेंगे 0, एक हेड आया तो 1, दो हेड आया तो 2, यही तो हम नोट करेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट में, ठीक है। तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या होगा? उस केस में सैंपल स्पेस होना चाहिए 0, 1, 2। यदि हमारी रुचि, हम ये कहेंगे रुचि चित्त की संख्या में है, मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट ये होगा कि हमने सिक्के उछालेंगे और कितने हेड आएंगे बस उसको काउंट करेंगे सर। काउंट करेंगे तो क्या रिजल्ट हो सकता है फिर इस एक्सपेरिमेंट का? 0, एक भी हेड नहीं आया, एक हेड आया, जैसे इनमें टेल, एक भी हेड नहीं और दोनों हेड, ये 2। तो सैंपल स्पेस, अब एक्सपेरिमेंट पहले परिभाषित पूरी तरह से नहीं होता, ये हम समझ लेते हैं, लेकिन अगर कोई ये बताए कि हमारी रुचि क्या है, हम क्या चीज नोट करने वाले हैं, क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या रिजल्ट, तो उसी हिसाब से उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लिखेंगे। तो वो सारे रिजल्ट, संभावित परिणामों को इकट्ठा करेंगे तो सैंपल स्पेस उस यादृच्छिक परीक्षण के साथ जो भी एसोसिएटेड है आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये डेफिनेशन हो गई। ये बाकी तो और पासा फेंकते हैं, पासा फेंकते तो नोट क्या करते हैं, जो ऊपर आता है, हालांकि तो डॉट होते हैं लेकिन हम लोग गिनते हैं उसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 2 पासे उछालेंगे तो जो संभावित परिणाम है वो क्या होगा? 1, 1, 2, 2, तो ऐसे क्रमित युग्म ले लिए हमने, 36 होंगे कुल। चलिए अब आते हैं हम घटना पर। घटना से पहले एक काम करते हैं कि हमने एक सिक्का उछाला, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लें, सिक्का उछालते हैं, यदि H हेड मिले तो एक पासा फेंकेंगे,
एक्सपेरिमेंट हमारा ये है सिक्का उछालने का। फिर उसके बाद में अगर हेड आया तो पासा फेंकेंगे, और अगर टेल आया है तो सिक्का पुनः उछालेंगे। अब यहाँ पर यह है कि सिर्फ हम जो फेस जो ऊपर आता है, ठीक है, उसी को ऑब्जर्व करते हैं, उसी को नोट करते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? प्रतिदर्श समष्टि इस परीक्षण की क्या होनी चाहिए? दो काम हुए, क्या होगी? चलिए सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। तो चलिए एच से स्टार्ट करें। एच आया तो पासा फेंकेंगे। पासे पे तो 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, ठीक है। तो H1, H2, H3, H4, H5, H6, मतलब पहला हेड, फिर एक आया या हेड टेल, हेड और वो। और अगर टेल आता है सिक्का उछालने पर तो सिक्के को पुनः उछालते हैं। तो जब पुनः उछालेंगे तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो टेल के करस्पॉन्डिंग आ गया टी एच टी टी। ये प्रतिदर्श समष्टि हो गई। प्रतिदर्श समष्टि के जो अवयव हैं उन्हें हम प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। प्रतिदर्श बिंदु ये होते हैं प्रतिदर्श समष्टि के अवयव। जैसे यहां पर देखेंगे तो ये सभी, और ये प्रतिदर्श बिंदु हैं, ठीक। चलिए अब घटना को परिभाषित करते हैं। किसी को अगर प्रोबेबिलिटी आती हो तो फिलहाल तो भूल जाएं कि आती है, ठीक है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ उसे, थ्योरी के हिसाब से डेवलप करूँगा सारी चीज़ें, है ना। अभी मैंने परिभाषा नहीं दी, प्रायिकता निकाली नहीं है, कुछ टर्म्स हैं वो उसको समझा रहे हैं। घटना, बताएंगे कुछ? तुम बता रहे थे मुझे कि प्रतिदर्श समष्टि बता दिया तो घटना भी पता होगी क्या होती है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं, डेफिनेशन इसकी। प्रतिदर्श समष्टि में जो हमारा गौण परिणाम चाहते हैं, परिभाषा तो परिभाषा के हिसाब से ही प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय सबसेट है। प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय। डिक्शनरी टाइप ही लिखी है मैंने। तो जितने जो भी सैंपल स्पेस का, इसको इंग्लिश में इवेंट कहेंगे, घटना, तो जो भी सबसेट होगा सैंपल स्पेस का जो भी सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा, वो सब घटना कहलाएंगी, ठीक है। अब घटना, अभी तो परिभाषा यही याद कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में ये एक सैंपल स्पेस है, प्रतिदर्श समष्टि है। ये होगी जब एक सिक्के को उछालते हैं तो उसके साथ एसोसिएटेड है ना। तो इसमें घटनाएं जो इसके साथ एसोसिएटेड होंगी, क्योंकि फाई प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है ये। तो परिभाषा के अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार ये एक घटना होगी जो इस
एक सिक्के को उछालने से संबंधित है। एक सिक्के को उछालने से संबंधित ये एक घटना है। अभी इसके बारे में कुछ मत सोचिए, फिलहाल ये इस परिभाषा के हिसाब से देखिए, ये घटना हो गई। एक उपसमुच्चय ये है, घटना हो गई इस परिभाषा के अनुसार। ये दूसरी घटना, ये तीसरी हो गई। और प्रत्येक समुच्चय अपना ही उपसमुच्चय होता है। सो एस भी एक घटना हो गई। तो इसके साथ एसोसिएटेड, इसके साथ जो जुड़ी हुई है वो 4 घटनाएं हैं। यदि S मान लीजिए x1, x2, xn है, प्रतिदर्श बिंदु कितने हैं इसमें? ये प्रतिदर्श समष्टि है। ये किसी यादृच्छिक परीक्षण से जुड़ी हुई, मतलब अब कौन सा है ये बताया नहीं, ये है, ठीक है। ये प्रतिदर्श बिंदु हो गए, n बिंदु है। कितनी घटनाएं हम इसके साथ जोड़ सकते हैं? S से जुड़ी हुई घटनाओं की संख्या कितनी होंगी? इसमें प्रतिदर्श, इसके कितने अवयव हैं? प्रतिदर्श बिंदु n है, n अवयव हैं इसके। कितने घटना की परिभाषा है प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय। जो भी इसका उपसमुच्चय होगा वो एक घटना होगी जो इससे जुड़ी हुई है। जितने उपसमुच्चय उतनी घटना इससे जुड़ी हुई होंगी। कितने उपसमुच्चय होंगे इसके? अगर एक समुच्चय में n अवयव हैं तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रश्न है, मैं वैसे ही करके बता देता हूं। जैसे एक उपसमुच्चय, तो इसके अवयव लेके उपसमुच्चय बनाए, कुल कितने उपसमुच्चय बनेंगे? चलो उसे कैलकुलेट करते हैं। अगर इसमें से एक भी अवयव नहीं लेते हैं तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे? NC0, 0 अवयव लेकर अगर उपसमुच्चय बनाए जाएं तो इतने बनेंगे। अगर एक एक अवयव लेकर उपसमुच्चय बनाएं, जैसे ये बने हुए हैं इसके, कितने बनेंगे? NC1। 2 अवयव लेके उपसमुच्चय बनाएं तो कितने बनेंगे? जोड़ते चले जाएं, उपसमुच्चयों की संख्या आ जाएगी। और अगर सभी अवयव लेकर उपसमुच्चय बनाएं तो इतने बनेंगे। और इन सब का मान कितना होता है? 2 की पावर n के बराबर। तो ये रिजल्ट हुआ। ठीक, घटना के घटित होना, ठीक है, घटना का घटित होना। कोई घटना दे रखी है, वो घटित कब होगी कब नहीं होगी। एक्सपेरिमेंट हमने किया तो जो भी घटना, तो घटना के सेंस में नजर आती। अभी तो मैंने सिर्फ गणितीय रूप दिया था घटना को, प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय, ठीक है। ठीक, तो मान लें ये हमारे पास में सैंपल स्पेस है और ई इसका एक उपसमुच्चय है। तो ये घटना हो गई प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय। सबको 11वीं में पढ़ा ही है समुच्चय के बारे में। ई इसका सबसेट उपसमुच्चय, ये है प्रतिदर्श समष्टि। तो घटना हो गई ये, ठीक। ये एक घटना है मान लो, ठीक। हमने इस घटना में क्या है, कुछ प्रतिदर्श बिंदु होंगे। जैसे चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। एक पासे को हमने फेंका, पासे को फेंकते हैं
तो ये संभावित परिणाम है। 1 2 3 4 5 6 इनको इकट्ठा किया, संग्रह इनका प्रतिदर्श समष्टि हो गया। ठीक है, इसमें से ई उदाहरण के तौर पर, मैं उदाहरण ही ले रहा हूं साथ में। ठीक है, ये ले लिया 1 3 5 E1 कर लेते हैं, चलो या ई ले लेते हैं और एक ही ले रहे हैं। ठीक, तो ये इसका सबसेट है, ये उपसमुच्चय। तो ये घटना हो गई जो पासे को फेंकने के साथ जुड़ी हुई है। ठीक, अब ये घटना घटित कब होती है? जब हम पासा फेंकेंगे तो रिजल्ट तो एक, ये संभावित परिणाम है, लेकिन परिणाम तो एक ही होगा ना। मान लो वो परिणाम 1 है या 3 है या 5 है, यानी इसमें है, तो हम कहेंगे ये घटना घटित हो गई। अगर परीक्षण का परिणाम इसमें है तो ये घटना घटित हो गई, और नहीं है तो नहीं हुई। ये घटित, घटना के घटित होने का मतलब होता है। ठीक है, सो यदि यादृच्छिक परीक्षण का परिणाम घटना ई में है, मैं हूं ई में, तो कुछ संभावित परिणामित होंगे उपसमुच्चय इसका, इसलिए हो तो हम कहते हैं कि घटना ई घटित हो गई। ठीक, आगे क्लियर है ये तो। सो जैसे ये घटना घटित कब होगी, अब हम अपने आप से प्रश्न करते हैं, ये घटना घटित कब होगी? जब पासे को फेंकें तो हमें 1 मिले या 3 मिले। ये तीनों तो एक साथ नहीं मिल सकते, एक ही तो परिणाम मिलेगा। 1 3 या 5 मिले तो ये घटना घटित हो जाएगी। ठीक, हम चाहें तो अब इसे भाषा में बदल सकते हैं। ये घटना किस प्रकार की है? विषम संख्याओं को प्राप्त होने की घटना हुई। अगर हम उसी हिसाब से करें, जब ये चीज आ गई तो घटित तभी होती जब 1 3 या 5 मिले। 1 3 या 5 इसमें क्या है? विषम संख्या है, इसके अलावा और कोई नहीं है विषम संख्या है। तो ये विषम संख्याओं को प्राप्त होने की घटना हो गई। विषम संख्या प्राप्त होने की घटना, यानी विषम अंग प्राप्त हो तो ही ये घटित होगी, नहीं तो नहीं। अब ये देखो, ये था गणितीय रूप था इसी घटना का, और हमने इसे लैंग्वेज, भाषा में बदल दिया इससे। ठीक है, इसके अनुसार। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम जैसे लेना चाहें कि वो घटना जो तभी घटित हो जब हमें एक नंबर 3 से विभाजित होने वाला मिले, तो गणितीय रूप उस घटना का क्या होगा? एक उपसमुच्चय इसका जिसमें 2 अवयव होंगे, 3 या 6। ठीक है, चलिए अब अगर इसके अनुसार इसे मिटा दें, इसकी तो आवश्यकता नहीं है। अब कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं मुझसे अभी भी। 2 आए तो किसकी बात कर, इसकी बात कर रहे हो? ये घटित नहीं होगी। अगर पासे को फेंकने पर परिणाम 2 आता है तो इसका मतलब ये घटना घटित नहीं हुई। चलो कितनी घटनाएं इसके साथ हम जोड़ सकते हैं? इस पासे को फेंकने का जो हमारा परीक्षण है, जिसमें हम सिर्फ ये चीज नोट करते हैं, इसमें 6 प्रतिदर्श बिंदु हो गए, 6 प्रतिदर्श बिंदु हैं। कितनी घटनाएं इसके साथ जुड़ सकती हैं? 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6 इतनी घटनाएं जो हैं इसके साथ जुड़ सकती हैं, क्योंकि इसमें 6 प्रतिदर्श बिंदु हैं। 64, उन 64 में से है ये 1, ये 64 हो गया। उन 64 में से है ये 1।
अभी 63 और बाकी हैं, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। तुमने ये पूछा था कि अगर मान लो पासे को फेंकने पर 2 आता है तो इसके बारे में क्या कहेंगे। क्योंकि 2 इसमें नहीं है इसलिए ये कहेंगे कि ई घटित नहीं हुई, घटना ई घटित नहीं हुई। ठीक, सीधा सा सिद्धांत, परीक्षण का परिणाम ई में तो ई घटित होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस ये तो प्रतिदर्श समष्टि हो गया। फाइव एस घटनाएं हो गई, 2 घटनाएं, ये है 2 घटनाएं ले लेता हूं मैं, 2 क्योंकि पता नहीं कितनी घटनाएं होंगी, ये निर्भर करता है कि एस में कितने बिंदु हैं। ठीक है, n बिंदु हैं तो 2 की पावर n। हम इसमें से 2 घटनाओं की बात चर्चा करते हैं। 5 में कितने प्रतिदर्श बिंदु हैं, कितने हैं? एक भी नहीं, ये तो रिक्त समुच्चय है ना, रिक्त समुच्चय, इसमें एक भी नहीं। तो जब हम परीक्षण पूरा करेंगे, यादृच्छिक परीक्षण जिसके साथ एसोसिएटेड है, ये जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, जब उस परीक्षण को पूरा करेंगे तो कोई तो परिणाम होगा। वो सारे परिणाम इसमें तो होंगे, लेकिन इसमें होगा या नहीं, मतलब एक ही तो परिणाम होगा, वो परिणाम इसमें होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो एक भी बिंदु नहीं है। इसका मतलब इसके हिसाब से अब ये तो घटित तब होगा जब परीक्षण का परिणाम इसमें हो, इसमें तो अवयव ही नहीं है, तो परीक्षण का परिणाम तो इसमें होने से रहा। इसका मतलब ये तो घटित होगा ही नहीं, ये घटना घटित नहीं होगी। ठीक है, इसको कहते हैं असंभव घटना, असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल असंभव। क्योंकि परीक्षण का परिणाम चाहे जो भी हो इसमें नहीं होगा, और इसके घटित होने के लिए ये आवश्यक है कि परीक्षण का परिणाम इसमें हो, इसमें अवयव ही नहीं है। तो अब इसके बारे में क्या करेंगे? इसके बारे में परीक्षण, ये तो जितने भी संभावित परिणाम हैं उनका समुच्चय है, और ये इसका उपसमुच्चय होने की वजह से घटना हो गई। परीक्षण का परिणाम चाहे जो भी हो इसमें तो हो गई, यानी ये श्योर इवेंट, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, है निश्चित घटना, है ना। चलिए, निश्चित घटना, श्योर इवेंट। तो ये अगर क्लियर है तो उसके बाद ये आई गई। और 10th में नाम पढ़ा होगा, नाम तो कहीं होगा ना कि श्योर इवेंट के बारे में लिखा होगा, निश्चित घटना और असंभव घटना की चर्चा की होगी 10th में, नहीं की है? 11th में तो हुई होगी फिर तो कहीं ना कहीं। 11th में तो खैर है ही है, इसमें 10th में भी थोड़ी सी चर्चा इसमें, अंत में। ठीक, नहीं मैं ट्रैक से नहीं हटना चाहूँगा, क्योंकि जब हम रियल लाइफ के अंदर जाएंगे ना तो थोड़ा सा फिर उसके लिए तर्क थोड़ा अलग होता है। इसमें हमारे सामने तो हम सारी चीज़ें इसके हिसाब से लेकर चल रहे हैं। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई। अब मान लीजिए 2 घटनाएं हमें दे रखी, ए व बी, ए व बी 2 घटनाएं दे रखी हैं। ये घटनाएं एक ही परीक्षण के साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग परीक्षण के साथ में, एक ही परीक्षण है ये। तो इसमें कुछ संभावित परिणाम होंगे,
इसमें भी कुछ संभावित परिणाम होंगे। चलिए मैं अलग से लिख देता हूं। ए उपसमुच्चय होगा एस का, बी उपसमुच्चय होगा एस का, है ना। तो ए यूनियन बी के बारे में क्या कहेंगे, जैसे ये ले लो ए यूनियन बी उपसमुच्चय एस का ही होगा। ज्यादा तो इसमें एलिमेंट थोड़ी आ जाएंगे, ठीक है। इन दोनों का कॉमन एलिमेंट का जो सेट होगा वो भी उपसमुच्चय होगा इसका। सो परिभाषा के अनुसार, क्योंकि ये उपसमुच्चय है इसका, इसलिए ये घटना होगी। ये उपसमुच्चय है इसका, इसलिए ये भी घटना हो गई। ये दोनों घटनाएं हैं। तो ए यूनियन बी एक घटना है जो कब घटित होगी, जब परीक्षण का परिणाम इसमें हो, और परीक्षण का परिणाम इसमें तभी होगा जब वो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, ठीक है ना। ए में होने का मतलब ए का घटित होना, बी में होने का मतलब बी का घटित होना। तो ये कब घटित होगी, जो ए या बी के घटित होने पर घटित होती है ना, होने पर घटित होती है। कोई डाउट? ये जो या है ना वो इंक्लूसिव सेंस में है, या दोनों हम अलग से नहीं लिखते हैं, इसी में शामिल आ जाता है, वो हो जाती है चीज, ए या बी या दोनों, ठीक है। समझ में आ गया ना। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी, चूंकि उपसमुच्चय है इसका, सब प्रतिदर्श समष्टि का, परिभाषा के अनुसार ये एक घटना हो गई जो कब घटित होगी, इसके घटित होने के लिए परीक्षण का परिणाम इसमें होना चाहिए, और वो इसमें तभी होगा जब ए और बी दोनों में हो। दोनों में होने का मतलब दोनों घटित होने चाहिए। तो ये एक घटना है जो ए और बी के घटित होने पर घटित होती है। ए और बी के घटित होने पर घटित होती है। ठीक। अब यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट की बात होती है, सी। कुछ लोग इसको ए डैश से भी डिनोट करते हैं, ए डैश। यहाँ ये जो है पूरक समुच्चय की बात, पूरक समुच्चय पढ़ा होगा, यूनिवर्सल सेट। हम यहाँ पर चूंकि जितने भी हमारे पास में घटनाएं हैं वो सब प्रतिदर्श समष्टि के उपसमुच्चय हैं। तो एक यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय की समुच्चय जानते होंगे। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? ये वो समुच्चय जिसके बाकी के जो हम पढ़ रहे हैं वो सब उसके उपसमुच्चय हों, ठीक है। तो एस घटनाएं चूंकि एस की उपसमुच्चय है, घटनाएं जितनी भी होंगी वो सब एस की उपसमुच्चय होंगी, इसलिए एस को हम क्या मान सकते हैं? यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय मान सकते हैं, ठीक है। ठीक। तो जो कॉम्प्लीमेंट, जो पूरक समुच्चय लेंगे वो क्या होगा हमारा? कैसे निकालते हैं पूरक? कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव जो ए में नहीं है ना। अगर इसको परिभाषित समुच्चय सिद्धांत के हिसाब से करेंगे तो x सच दैट x जो है हमारे s में है लेकिन a में नहीं है। मतलब जो s में हो लेकिन a में ना हो,
एस तो यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, इसलिए लिखने की भी आवश्यकता नहीं। जो ए में नहीं है वो इसमें है। तो ये है तो इसका उपसमुच्चय है, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट एस का उपसमुच्चय है, इसलिए एक घटना हो गई। ठीक है, ये घटना है जो कब घटित होगी, जो कब घटित होगी, जब ए घटित नहीं होता है, ए में नहीं है ना, तो ये एक घटना है जो ए के घटित नहीं होने पर घटित होती है, घटित नहीं होने पर घटित होती है। ठीक, तो आज मैंने सिर्फ कुछ परिभाषाएं दी हैं, प्रायिकता नहीं बताई अभी किसी भी घटना की, उसकी चर्चा हम